गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जीएसटी चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये हमारा कंटिन्यूशन में है, जिसमें हमने कल देखा था रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने बात की थी कि जीएसटी हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें कंट्री के अदर टैक्सेस को सब सम अप करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक सिंगल टैक्स निकाला है जिसका नेम है जीएसटी। अब डिफरेंट अकाउंटिंग जो अलग अलग हमारे जो टैक्सेस हैं उनकी जो अलग अलग अकाउंटिंग्स थी वो क्या हो चुकी हैं, नाउ रिप्लेस्ड इन जीएसटी ओनली। तो इससे क्या हुआ, हमारी कंट्री के अंदर मोर ट्रांसपेरेंसी आई है। अगर आपके ऊपर, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 5 बॉसेस का प्रेशर हो तो आप कैसे डील करेंगे, 5 पर्सन्स के साथ डील करते करते आपको क्या हो जाएगा, हेडेक, और साथ में प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम उनको आंसरिंग नहीं कर पाएंगे, उनका वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसा कुछ हमारे इंडिया में भी था, जहाँ पे मोर देन 4 to 5 टैक्सेस एक सिंगल मैन्युफैक्चरर को, एक ट्रेडर को क्या करने पड़ते थे, डील करने पड़ते थे। उन सबको समअप करके एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स में क्या कर दिया गया है, कवरअप कर दिया गया है। साथ साथ टैक्सेस की मल्टीप्लिसिटी थी और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से आंसरिंग करनी पड़ती थी और स्टेट गवर्नमेंट को अलग से। ठीक है, तो अब ये हमारा केस फाइनली क्या हो गया, हमें समअप करके हमें वैल्यूज़ एक कर दी गई है। तो हमारे यहाँ पे बताया गया है कि यूनिफॉर्म रेट है हमारे पास। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी आपका स्पेसिफिक गुड है उसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही रेट से आपको टैक्स पे करना होगा, वेदर यू हैव परचेज फ्रॉम द हरियाणा और वेदर इट इज़ परचेज फ्रॉम द राजस्थान। ठीक है, नाउ जीएसटी पेड इज़ नॉट अ कॉस्ट। इसका हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेंगे तब मैं आपको इसको और अच्छे से क्लियर करूँगी। यहाँ पे मीन्स ये है कि जो जीएसटी का अमाउंट है जो हम पेड करेंगे या रिसीव करेंगे, उस अमाउंट को हम परचेज या सेल अमाउंट में इंक्लूड करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। आपने गुड्स ख़रीदा है तो उसकी कॉस्ट को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको एक असेट ट्रीट करेंगे, और जो आपने कलेक्ट किया है उसको लाइबिलिटी। इसको मैं आपको लाइव एग्जांपल से बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी वैल्यू एडेड टैक्स है। ये दोनों ही बातें हम अपने इलस्ट्रेशन में कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। हमारे पास एडवांटेजेस जीएसटी की क्या करेंगे कि ये एप्लीकेबल क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या थे। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे तो उससे क्या हुआ, आपके पास सिंगल वन टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो उससे क्या होगा, आपको गुड्स बेचने में ईजी होगा, आपके गुड्स की कॉस्ट कम होगी। जो आप एट लास्ट अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे प्राइस, वो प्राइस क्या होगा, आपका कम रहेगा अगर आप टैक्सेस कम वसूलेंगे। अगर आप ज़्यादा टैक्स इम्पोज करें उससे क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर आएगा किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर, और कस्टमर अपनी नॉर्मल जो डिमांड होगी उसको क्या करेगा, कम ही परचेज़ करेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ महंगी है। तो इससे क्या हुआ, गुड्स की कॉस्ट कम हो, जिससे हमारा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को परचेज़ कर पाए। देखिए, द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल डिक्रीज सिंस टैक्स ऑन टैक्स इज़ एलिमिनेटेड इन जीएसटी रिजीम। मतलब जो जीएसटी की रिज़ाइम है उसके अंदर हमारे पास जो टैक्सेस हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ होता था, जिससे कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती थी। तो इस केस में अब क्या हुआ, अगर जीएसटी के आने से, जीएसटी का स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होने से हमारे पास क्या हुआ, उस टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगने वाला हमारा प्रोसीजर था वो ओवर हो चुका है। इससे हमारे पास क्या हुआ, इन द प्री जीएसटी के पहले हमारे पास क्या थे, कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो क्या होते थे, बोथ सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे लगते थे। फॉर एग्जांपल सेंटर जो हमारी गवर्नमेंट थी वो चार्ज करती थी एक्साइज ड्यूटी ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करता था उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। उसके अलावा अगर आपने लोकल सेल की है तो आपको उसी सेम गुड के ऊपर, अगर आपने लोकल सेल की है तो आपको वैट भी पे करना पड़ता था। इसी तरीके से दिस लीड टू टैक्स ऑन टैक्सेस नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। मीन्स आपने एक टैक्स भी किया, फिर उसके बाद आपने उसको गुड्स को वैल्यू को ऐड कर लिया और उस वैल्यू के ऊपर फिर आपने वैट पे किया। मीन्स डबल इफेक्ट हो गया और डबल आपकी क्या हो चुकी है, यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या इस इफेक्ट को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। और ये सब चीज़ें क्या हो चुकी हैं, जीएसटी के अंदर अवॉइड हो चुकी हैं। कास्केडिंग इफेक्ट हट चुका है और वैल्यू एडेड
जो हर एक स्टेज पे वैल्यू एडिशन होता है सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं होता कि आपने जो पहले टैक्स पे किया उसी के ऊपर दोबारा आप टैक्स पे करेंगे, ठीक है। सिर्फ जो अमाउंट एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर के पास सेल होता है तो उन्होंने जो अपने हैंड पे जो वैल्यू एडिशन किया है सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। अभी मैं आपके साथ एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, बस हम अपना एडवांटेजेस कंप्लीट कर लेते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मीन्स हम अपना बिजनेस अब अच्छे से कर पा रहे हैं, ईजिली हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल बॉसेस को रिप्लाई नहीं देना, सिंगल बॉस को रिप्लाई देना है। तो वहाँ पे हमें पता है कि हमें उसके हिसाब से किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, और अगर सिर्फ हमें एक को ही आंसरिंग करनी होती है तो हम अपना वर्क पे भी कंसंट्रेशन कर पाते हैं और अपना अकॉर्डिंगली उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्री जीएसटी पीरियड मतलब जीएसटी के आने से पहले मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ हमें डील करना पड़ता था। एक्साइज डिपार्टमेंट डिफरेंट था, सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग था, सर्विस टैक्स अलग था, और उसके बाद भी हमें क्या करना पड़ता था, लोकल जो हमारी गवर्नमेंट थी उसके साथ भी डील करना पड़ता था। तो इसी तरीके से बिज़नेस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे, और इसके लिए उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ डील करना पड़ता था, अलग अलग अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन मेंटेन करनी पड़ती थी, अलग अलग टाइमिंग्स पे रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती थी। तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। तो फाइनली वो प्रेशर क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इससे वो बिज़नेस पे भी ध्यान दे पाते हैं और बिज़नेस के अकाउंट्स को भी उन्हें वन वे में ही डिस्क्राइब करना होता है। तो इससे क्या हो चुका है, वो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वो क्या कर चुके हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मीन्स अच्छे से अपना बिजनेस कर पा रहे हैं, और साथ साथ अपने बिज़नेस के लिए वो क्या है, मतलब अगर हम बिज़नेस अच्छे से कर पाएंगे तो हम रजिस्टर भी करेंगे खुद को, हम अपना टैक्स छुपाएंगे नहीं, इजीली उसको क्या करेंगे, फाइल करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। एक्चुअली क्या था, इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे और टैक्सेस की जो रेट्स थी वो भी ज़्यादा थी। तो इससे जो गुड्स का इम्पैक्ट था वो क्या था, मार्केट में जाते जाते बहुत ज़्यादा हो जाता था और कस्टमर के ऊपर टैक्स का जो बर्डन था वो ज़्यादा पड़ता था। इस कारण जो अदर मार्केट्स हैं मींस नेशनल मार्केट लेवल पे, तो अदर जो कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं वो हमारे इंडिया में आना पसंद कम करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट ज़्यादा है, अगर वो यहाँ आके गुड्स बेचेंगे तो उनका टैक्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो प्रॉफिट मार्जिन बचा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम करते थे वो लोग आके, और हमारे कंट्री में आना भी कम पसंद करते थे। तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने क्या किया है, वन टैक्स की मींस ये स्ट्रक्चर मेंटेन किया है, जिससे क्या हुआ, अदर नेशनल मार्केट में भी हमारा जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट की जो कॉस्ट जाएगी वो कम जाएगी, और एक ही तरीके का रेट उन्हें पे करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ भी डील नहीं करना पड़ेगा। इस कारण से हमारा क्या हुआ, कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप हुई है, जिससे अब हमारा क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो बात की गई है, यूनियन टेरिटरी में एक ही कॉमन रेट चलती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सेलर है तो उसको कौन सी रेट अप्लाई करनी पड़ती है, 18%। तो ऑल ओवर इंडिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करते हैं सभी को 18% से टैक्स पे करना होता है, क्लियर है। इसके बाद देखिए रिडक्शन इन टैक्स एवेजन मीन्स क्या हुआ, अब आपके ऊपर बर्डन कम है, टैक्स रेट बहुत ही कम है पहले के कंपैरिजन में। तो इस कारण से अब क्या हुआ है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी है, कंप्यूटर में इजीली फाइलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब आज लोग क्या करते हैं, टैक्स एविजन मीन्स टैक्स की चोरी नहीं करते, टैक्स छुपाते नहीं हैं, टैक्स को इजीली फाइल करते हैं, और कंप्लाइंस कॉस्ट भी उसकी क्या है, कम है। तो इस कारण से क्या मीन्स आपके जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो जीएसटी के टैक्स पे करने के लिए एविजन करते थे, छुपाते थे, अब वो भी सामने आकर क्या करते हैं, प्रॉपर्ली टैक्स पे करते हैं। इसके बाद देखिए हम ले लेते हैं 6 पॉइंट, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल टैक्सेस के कारण क्या होता था, वो रुकावट बना हुआ था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। मीन्स इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, किस कारण से, डिफरेंट मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण। अब जीएसटी के कारण क्या हो गया, वो ऑब्स्ट्रक्शन, वो रुकावट हट चुकी है। तो इससे अब क्या हो चुका है, सिंगल टैक्स सिस्टम के कारण उन्होंने हेल्प किया है। सिंगल टैक्स सिस्टम ने हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को
क्या किया है, मोटिवेट किया है कि आप आइए और हमारे इंडिया में आप क्या कर सकते हैं, इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस डायरेक्टली फॉरेनर्स आके हमारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में, किसी मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं, मींस फॉरेन के जो लोग हैं वो डायरेक्टली इंडिया में आके परचेज़ कर सकते हैं, चाहे शेयर्स हो, चाहे कंपनी हो, या मे बी कंपनी में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। क्लियर? सॉरी। टैक्स सिस्टम बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट मीन्स ट्रांसपेरेंसी मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इजीली सब कुछ समझा जा सकता है और रेगुलर बेसिस पे सब पे आउट करते हैं। प्रिडिक्टेबल मीन्स कि कितना अमाउंट किस तरीके से पे करना है, तो हर कोई इसको इजीली कैलकुलेट कर सकता है। अब देखिए हमारे पास जीएसटी की 3 टर्म्स आएंगी। फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी मतलब सीजीएसटी वर्ड यूज़ करेंगे हम उसके लिए। एक मीन्स सेंट्रल जो हमारी जो टैक्स की रेट है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, उसके अंदर हम 2 का बाइफिकेशन करेंगे। मींस जो भी रेट डिसाइडेड है उसमें अगर वो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे डील होगी तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवीजन होगा। और सीजीएसटी मींस सेंट्रल के पास जाएगा वो पार्ट टैक्स का, और एसजीएसटी मतलब स्टेट के पास जाएगा वो वाला पार्ट। तो बोथ ऑफ दीज टैक्सेस आर लेविड ऑन द इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट के केस में ये दोनों टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे और इंटीग्रेटेड जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा इंटर स्टेट सेल पे। ठीक है, तो अभी मैं देखिए अब आपके सामने एक एग्जांपल रखूँगी। हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे, किस तरीके से। जीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मीन्स आपने क्या किया, हरियाणा के आप डीलर हैं, हरियाणा में आप रहते हैं और हरियाणा में ही आप डील करते हैं किसी गुड्स में। ऐसे ही ए और बी, तो ए और बी के बीच में जो ट्रेडिंग प्रोसीजर होगा, मींस बाइंग एंड सेलिंग या गुड्स रिटर्न, गुड्स परचेज, जो भी प्रोसीजर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट। विद इन अ स्टेट मीन्स एक ही स्टेट के अंदर रह के डीलिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन बोथ द ट्रेडर्स कवर इन द सेम स्टेट। मीन्स ये जो भी ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो एक ही स्टेट के अंदर रह के करेंगे, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो देखिए आपके पास मान लेते हैं ए ने गुड्स सेल किया बी को, बी ने गुड्स सेल किया सी को एंड सी ने सेल किया डी को। तो यहाँ पे ये जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, यहाँ पे आपके इसको क्या बोलेंगे, ये सभी हरियाणा के हैं और हरियाणा के होने के बावजूद अब ये क्या बोलेंगे एक दूसरे को, हमने इंट्रा स्टेट सेल की है, मीन्स हमने अपने विद इन अ स्टेट सेल की है। तो यहाँ पे आपके ऊपर जो अलग अलग गुड्स के ऊपर कौन कौन सी स्पेसिफिक रेट्स हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो अगर आपने इंट्रा स्टेट सेल की है तो आपके ऊपर अगर 5% एप्लीकेबल है तो आपको 2.5 SGST पे करना है एंड 2.5 CGST। मीन्स 50-50% में हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर 12% है तो 6% SGST CGST, इसी तरीके से 18% में 9% एंड 28% में 14%। ठीक है, तो इस तरीके से हम CGST और SGST में बाइफिकेशन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास देखिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले रही हूँ। ए ने गुड्स सेल किया बी को एंड बी ने गुड्स सेल किया सी को। ठीक है, अब सी फाइनली क्या करेगा, गुड्स कंज्यूम करेगा, मीन्स इट इज़ अ फाइनल कस्टमर। तो यहाँ पे आपके पास देखिए ए ने जो गुड्स सेल किया बी को, उसने 100 रुपीज़ का गुड्स सेल किया और इसी तरीके से बी ने गुड्स सेल किया 200 रुपीज़ का। मीन्स 100 रुपीज़ वाले गुड्स में बी ने वैल्यू एडिशन किया 100 रुपीज़ का, वेदर इट इज़ अ प्रॉफिट और उसने कोई भी चेंजेस किए गुड्स के अंदर तो वो वैल्यू हो गई 200 रुपीज़ की। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो ये टैक्स पेड करना है इनको 18% से करना है और 18% वाले टैक्स की रेट्स हो जाएंगी 9% फॉर CGST एंड 9% फॉर SGST। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास किस तरीके से पे करेंगे। ए ने पे करना था, ए ने क्या किया, गुड सेल किया 100 रुपीज़ का बी को और उसने क्या किया, टैक्स चार्ज किया 9% SGST 9% CGST। तो 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस था ए के लिए और बी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट मीन्स परचेज कॉस्ट। तो यहाँ पे बी ने क्या किया, 100 रुपीज़ तो पे किए गुड्स परचेज किए और 99 रुपीज़ पे किए टैक्स के, किसको, ए को। तो ए ने क्या किया, बी ने जो 18 रुपीज़ पे किए हैं टैक्स के एक्स्ट्रा, तो बी के बिहाफ पे ए ने क्या कर दिया है, 18 रुपीज़ गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया है। 9 रुपीज़ किसको, CGST
एंड 9 रुपीज़ SGST। मीन्स डिफरेंट गवर्नमेंट्स के पास ये डिफरेंट टैक्स पहुंच जाएगा। इसके बाद देखिए बी ने क्या किया, इस अपने 100 को 200 बना के सेल किया सी को, ठीक है, इसने 100 रुपीज़ का एडिशन कर दिया। तो अब जब बी ने जो अपना सेलिंग प्राइस रखा वो रखा 200 रुपीज़ और सी से कितना अमाउंट चार्ज किया 236। मीन्स 200 रुपीज़ का 9% 18 रुपीज़ आपका क्या है CGST, SGST एंड CGST, ठीक है। तो ये जो आपके 18 रुपीज़ है ये क्या हो चुके हैं, टैक्स है। तो बी ने सी से चार्ज किया 236 में 18 उसने क्या किए हैं, अमाउंट चार्ज किए हैं। अब बी जब अमाउंट पे करने जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ सी, उसकी लाइबिलिटी कितनी बनती है 36 रुपीज़ की। बट बी ने क्या बोला, रुको मुझे याद आया कि मैंने भी तो टैक्स पे किया है, मेरे बिहाफ पे ए ने पे किया है। तो अब बी क्या करेगा, ये जो 18 रुपीज़ बी ने ऑलरेडी पे किए थे ए को, तो वो वाला अमाउंट वो क्या करेगा माइनस। तो यहाँ पे जो बी पे करेगा अमाउंट, वो कितना अमाउंट पे करेगा 18 रुपीज़। क्लियर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने जो एडिशन किया था उसके लिए वो लाइबल है 18 रुपीज़ के लिए, उसने 100 रुपीज़ का एडिशन किया था, 100 के अकॉर्डिंग 18% मीन्स 18 रुपये बनते हैं। इसमें से वो क्या करेगा, जो उसने इसी गुड्स पे ऑलरेडी पे किया था उसको माइनस कर देगा। तो गवर्नमेंट के पास बी ने कितने डिपॉजिट कराए हैं 18 रुपीज़ और बी के बिहाफ पे ऑलरेडी 18 रुपीज़ जा चुके हैं। मीन्स टोटल अमाउंट गोज 36 रुपीज़। मीन्स टैक्स अमाउंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ए 18 रुपीज़ एंड फ्रॉम बी 18 रुपीज़। तो टोटल कम्स 36 रुपीज़। और डायरेक्टली ये पे किसने किया है पूरा अमाउंट, आपके सी ने कंप्लीट 36 रुपीज़ पे की हैं। तो 36 का बर्डन किस पे गया, आपके कस्टमर पे। मुझे आज बस इतना ही बताना था। इसके बाद हम कल इंटरस्टेट पे बात करेंगे। तो आप इसको रिवाइज़ कीजिए जिससे ये आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो। थैंक यू।